अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर टॉपिक जो हमने पहले अभी स्टार्ट किया था. वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन प्रोटीन फंक्शंस, क्योंकि अभी तक हम मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपोजिशन है, वो हम स्टडी कर चुके हैं और लिपिड्स के फंक्शंस को भी हम लास्ट वाले लेक्चर में देख चुके हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे ये कहा था कि प्रोटीन्स आर गोइंग टू कंट्रोल मेन फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म बाय द मेम्ब्रेन इटसेल्फ, और एक्चुअली वो मेम्ब्रेन के फंक्शंस बन जाते हैं लेकिन उसको प्रोटीन ही कंट्रोल करी थे, बिकॉज प्रोटीन आर बेसिकली फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल. तो स्ट्रक्चर मेकिंग में भी प्रोटीन्स आर देयर और उसके फंक्शंस को कंट्रोल करने में भी प्रोटीन्स आर देयर. सो हम उनको क्लास वाइज डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज द चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स. Proteins work as channels and carriers. अच्छा, अब आपको वर्ड बता रहा है कि चैनल का बेसिकली मतलब है पाथवे. ये इसको एक चैनल, चीज़ों को एक चैनल प्रोवाइड करिए फॉर गोइंग इनसाइड ऑफ द सेल या सेल से निकलने के लिए. और जब हम कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर एक ऐसी चीज़ है विच इज़ गोइंग टू कैरी समथिंग अलॉन्ग विद दैट. तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो एज अ चैनल बिहेव करती हैं और कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो एज अ कैरियर बिहेव करती हैं. अच्छा, अब अगर मैं चैनल प्रोटीन की एग्जांपल्स की बात करूं तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक्वापोरिन इज एन एग्जांपल ऑफ चैनल प्रोटीन. एक्वापोरिन बेसिकली वो प्रोटीन हैं जो वाटर को अलाउ करती हैं टू मूव इनसाइड द सेल. इसके अलावा हमारे पास एक प्रोटीन है जी GLUT1, बेसिकली ग्लूकोज ट्रांसफरिंग प्रोटीन, और वन एंड टू उनके डिस्कवरी की बेस के ऊपर है. जो पहले डिस्कवर हुआ उसका वन, जो बाद में हुआ वो टू. सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. अगर हम कैरियर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो कैरियर प्रोटीन्स बेसिकली दे मेनली हेल्प इन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? बेसिकली डिफ्यूजन हम मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स को कहते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, but this movement is always from a higher concentration gradient to a lower concentration gradient. बेसिक जो डिफ्यूजन का एक रूल है वो इसी रूल के ऊपर है कि हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, राइट? अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि उसको फैसिलिटेट कर दिया जाए किसी तरह. जैसे आपने कहीं जाना है तो आप बाय वॉक जाने के बजाय किसी कैरी में चले जाएं, किसी गाड़ी में चले जाएं. तो बेसिकली द कैरियर इज समथिंग विच इज गोइंग टू कैरी यू टूवर्ड्स दैट प्लेस. तो कुछ चीज़ें, कुछ प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन्स के तौर पे बिहेव करती हैं और कुछ प्रोटीन्स चैनल प्रोटीन्स के तौर पे बिहेव करती हैं. सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस ड्रॉ करके दे देती हूँ, उसका आपको इजी हो जाएगा फिर याद करना. सो इफ़ वी आर गोइंग टू हैव अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स. सो बेसिकली चैनल प्रोटीन्स कैसे बिहेव करती हैं कि दे डू नॉट लाइक बाइंड टू दैट सब्सटेंस जिसको उन्होंने मूव करवाना है इनटू द सेल. दे डू नॉट नीड टू बाइंड दैट सब्सटेंस टूवर्ड्स देम. इनको उसको बाइंड करने की जरूरत नहीं होती, जबकि कैरियर्स डू. बेसिकली कैरियर्स जो हैं दे बाइंड दैट सब्सटेंस विद देमसेल्फ और फिर वो उसको लेके जाते हैं. इसी तरह से अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने दो चीज़ें लास्ट टाइम पढ़ी थी कि लिपोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन. सो बेसिकली चैनल प्रोटीन्स यूजुअली हमारे पास लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स एज अ चैनल बिहेव करती हैं, और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं मेजरली दे आर वर्किंग एज कैरियर्स. ठीक हो गई बात? अच्छा, इसी तरह अगर हम चैनल और कैरियर प्रोटीन्स को अकॉर्डिंग टू सब्सटेंसेस डिवाइड करें कि किन चीज़ों को ये मूव करवा रही हैं, तो हम ये कहते हैं कि दे यूजुअली टेंड टू मूव लाइक आइंस. और ये हमें यूजुअली आपके पास मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है उसको उन्होंने फैसिलिटेट करना है. और इसके अलावा अगर हम चैनल या कैरियर्स की बात करते हैं तो चैनल प्रोटीन्स जो हैं यूजुअली जब हम प्रोटीन्स की फॉर्मेशन की बात करते हैं, अगर हम सेल देखते हैं तो बेसिकली सेल में न्यूक्लियस में हम कहते हैं कि जेनोमिक मटेरियल इज देयर विच इज़ बेसिकली डीएनए. अब ये हो सकता है कि आपने पहले पढ़ा हुआ हो, और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो उसमें अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बेसिकली सेकेंड ईयर का टॉपिक है ये, लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू इसका यहाँ पे चाहिए. अब डीएनए आपके पास कन्वर्ट होता है आरएनए के अंदर. बेसिकली ये आपके पास डीएनए की जो आरएनए में कन्वर्जन है, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, राइट? और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में वी आर हैविंग न्यूक्लियर पोर्स. तो इन पोर्स के थ्रू दिस आरएनए इज कमिंग हियर इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में फिर राइबोसोम्स आपके पास आर देयर
which are going to translate it into certain proteins. तो अगर हम इनकी बात करें, अब राइबोसोम्स के बारे में भी आपको पता है कि कभी कभी दे आर अटैच्ड. इफ दे आर अटैच्ड तो यूजुअली ये रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं. दे आर मेकिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं विद इन दी साइटोप्लाज्म. दोनों फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. अगर हम इनकी सेंसेस की बात करें कि ये चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स कहाँ से सेंसाइज हो रही हैं बेसिकली, तो हम ये कहते हैं कि चैनल प्रोटीन्स आर यूजुअली सेंसाइज्ड विद इन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. और ये हमारे पास सेंसाइज होती हैं फ्रॉम फ्री राइबोसोम्स, राइट. तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि बेसिकली हमारे पास प्रोटीन्स आर वर्किंग लाइक चैनल्स एज वेल एज कैरियर्स. ये हो गया प्रोटीन का पहला फंक्शन, या प्रोटीन्स जो फर्स्टली बिहेव करती हैं एज चैनल या एज कैरियर. तो इसी वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है और इसी वजह से मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंटली डील कर रही होती है विद दी सब्सटेंसेस टू कम इनसाइड एंड टू एक्सक्रीट आउट द न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल एट सम टाइम. या कोई चीज अगर चाहिए तो फिर मेम्ब्रेन उसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट भी कर लेती है. सो ये सारी चीजें प्रोटीन्स ने कंट्रोल करनी होती हैं. सेकेंड नंबर पे एज एंजाइम्स. कुछ प्रोटीन्स जो हैं दे आर वर्किंग लाइक एंजाइम्स. अब आपने थर्ड चैप्टर में जब एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपने पढ़ा कि प्रोटीन्स हैं, एंजाइम सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं. और अब जितने भी बायोलॉजिकल हम एंजाइम्स पढ़ते हैं वो सब के सब प्रोटीन इन नेचर हैं, लेकिन अरेंजमेंट्स उनकी डिफरेंट हैं. कोई सेकेंडरी अरेंजमेंट में है, कोई टर्शियरी अरेंजमेंट में है, कुछ क्वाटर्नरी अरेंजमेंट में. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम हैं तो अब किसी के कान इसी पोजीशन पे हैं सबके, कहीं मतलब नाक की जगह पे किसी के तो नहीं है. सो अब क्या होता है कि बेसिकली ये वाली जो जितनी भी सारी चीजें हैं डिजाइन अपना अपना है. तो वो जो डिजाइन है वो यहाँ भी ऐसा ही है कि प्रोटीन का डिजाइन अलग है. एंजाइम्स की अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि मैनी ऑफ द प्रोटीन्स आर देयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. बहुत सारी प्रोटीन्स हैं विच आर वर्किंग लाइक एंजाइम्स. अगर हम सेल की प्रोटीन्स की, मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स की सिर्फ बात हो रही है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को लें तो उसमें एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एंजाइम आता है विच इज बेसिकली एडिनालेट साइक्लेज. ठीक है, आई होप मैंने इसके स्पेलिंग ठीक लिखे. एडिनालेट साइक्लेज है जी एक ये एंजाइम, एंड दिस इज गोइंग टू वर्क आउट, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट ATP इनटू सेकंड मैसेंजर विच इज साइक्लिक AMP. अब ATP और AMP को पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ सेकंड मैसेंजर इसको क्यों कहा है. वो कहते हैं जी दिस डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ ATP इनटू साइक्लिक AMP विच इज बेसिकली द सेकंड मैसेंजर. ठीक हो गई बात. अच्छा, अब ATP हमारे पास क्या चीज है जी. ATP हमारे पास इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एनर्जी करेंसी है सेल की. और हम कहते हैं जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन यानी एडेनिन का एक मॉलिक्यूल है, ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट्स अटैच हैं. न्यूक्लियोटाइड आप कोई भी देखें ना तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली. एक हमारे पास होता है राइबोज शुगर विच इज अ 5 कॉर्नर शुगर. उसके बाद हमारे पास होता है फॉस्फेट ग्रुप और उसके बाद हमारे पास होता है उसके साथ कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकती है. अब नाइट्रोजनस बेस में प्यूरीन भी हो सकती है और पैरामिडीन भी, यानी एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमीन में से कोई भी हो सकती है. अगर आप RNA की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें थायमीन को रिप्लेस करेगी यूरेसिल. अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली, अच्छा न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर भी बताती हूँ. ये हमारे पास है जी ऐसे 5 कॉर्नर शुगर है, ठीक है. और सपोज दिस इज कार्बन नंबर 1 और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 है. दिस इज 4, 3 एंड दिस इज 2. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी, अगर स्पेसिफिकली आप कोई लिंकेज नहीं दिखा रहे तो. अच्छा, अब क्या होता है कि जो 5th नंबर वाला कार्बन होता है, 3rd नंबर पे देयर इज अ हाइड्रोक्सिल, या आप कह रहे हैं 1st नंबर पे देयर इज द नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड. यहाँ पे मैं ATP के रेफरेंस से आपको बता रही हूँ और ATP में एडेनिन है क्योंकि, तो एडेनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है. और 5th नंबर पे वी आर हैविंग विद फॉस्फेट ग्रुप, राइट. तो ATP का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. और वो कहता है यहाँ पे इसको ATP क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग 3 फॉस्फेट्स ना. तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है. AMP का क्या मतलब है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. यानी क्या होगा, इसमें से एक फॉस्फेट रिमूव हुआ. अब आपको ये पता है कि जब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ऑर्गेनिजम्स की भी एनर्जी करेंसी कहा जाता है. अब एक फॉस्फेट रिमूव हुआ, यहाँ आपके पास 2 फॉस्फेट्स रह गए. दिस विल बी टर्म्ड एज नाउ डाइफॉस्फेटेसिस, यानी हम इसको कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. यहाँ से एक और बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम इसको अब क्या कहेंगे,
एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट है यहाँ पे हमारे पास। अब सेकंड मैसेंजर वाली क्या बात है, बेसिकली सेकंड मैसेंजर हम उस चीज को कहते हैं विच इज गोइंग टू टेक द इंफॉर्मेशन आउटसाइड, और फिर सेल के अंदर जिसने सिग्नल करना है उसको कि अब ये वाली सिचुएशन आ गई है, तो फिर सेल उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेगा जो भी उसने लेना है, किसी चीज को रिलीज करना है या किसी चीज को गेट करना है या व्हाटसोएवर जो भी। सो आप ये कह रहे हैं कि ये इंडिकेटर्स हैं विच आर गोइंग टू प्ले देयर रोल विद इन दी सेलुलर मैट्रिक्स, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर जो अपना रोल प्ले करते हैं। ये मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन ये सेल को सिग्नल आउट करते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है कि सेकेंड मैसेंजर इसको क्यों कहते हैं, बेसिकली इसका काम, मैसेंजर तो क्लियर हो गया ना कि सिग्नल लेके जा रहा है, क्योंकि तो मैसेज देना है इसने, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज मैसेंजर। ये सिर्फ बिल्कुल आपके फेसबुक के मैसेंजर जैसी चीज है। अच्छा, सेकेंड मैसेंजर इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज द टर्म इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट दिस विद द हार्मोन्स, जो बेसिकली सेल्स से बाहर काम करते हैं। कभी कभी मतलब आप जब हार्मोन्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पॉइंट से हार्मोन्स को रिलीज कर दिया जाता है विद इन दी ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में फिर दे आर मूविंग, और फिर उसके बाद जो उनके टारगेट सेल्स होते हैं उस पर दे आर गोइंग टू वर्क। तो वो फर्स्ट मैसेंजर्स हैं। सो उनसे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं। बेसिकली मैसेंजर एक ही क्लास ऑफ प्रोटीन है, वर्किंग उनकी एक है, लेकिन पर्टिकुलर होगा हर मैसेंजर अपनी वर्किंग के लिए। नंबर 3 पे अगर हम देखते हैं तो प्रोटीन्स का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और मेजर फंक्शन है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का, विच इज बेसिकली रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। नंबर 3 इज रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स या रिसेप्टर्स। अच्छा, रिसेप्टर्स देखें जी, नाम आपको उनका बता रहा है कि दे आर गोइंग टू परसेप्ट, उन्होंने परसेप्शन देनी है, ठीक है, परसेप्ट करते हैं। अब क्या चीज उन्होंने परसेप्ट करनी, बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, दे आर सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन्स, और जब कोई चीज अटैच होती है इनके साथ आके, कुछ इनके मोटिवेटर्स होते हैं, आप कह लें, जब ये इनके साथ अटैच होते हैं, जैसे हमारी जो मसल्स की एक्टिविटी को परफॉर्म कराते हैं वो कैल्शियम के थ्रू होता है, कैल्शियम जाके अटैच होता है तो फिर मस्कुलर प्रोटीन्स अपनी रोटेशन चेंज करती हैं, हमारा मसल मूव करता है। तो अब क्या है कि कुछ सिग्नलिंग चीजें होती हैं इनकी, दे बाइंड टू देम एंड दे चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू, अपनी शेप को जब वो सिग्नलिंग एलिमेंट इनके साथ आके बाइंड करता है तो इनकी शेप हो जाती है चेंज। मिसाल के तौर पे इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ऑफ हार्मोन्स जो हम लेते हैं। अब क्या होता है कि हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाते हैं, एक्टिवेट हो गए, उस वहां से रिलीज हो गए, जहां से भी, सपोज करें कि कोई पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, एडीएच कह लें, या कोई एंटीरियर पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन ले लें, कोई भी हार्मोन है वो अपने पॉइंट से रिलीज हो जाता है। अब रिलीज होता है तो ब्लड स्ट्रीम में दैट इज मूविंग। अच्छा, अब वो अपने जो टारगेटेड सेल्स होते हैं उन पे दैट इज गोइंग टू वर्क। अब कैसे, उसको कैसे पता चलता है कि ये मेरे टारगेटेड सेल्स हैं, बेसिकली रिसेप्टर्स आर देयर एट द सरफेस ऑफ दी सेल्स, जिनसे उनको पता चल जाता है कि बेसिकली ये हमारे टारगेट सेल्स हैं और हमने इन्हीं पे काम करना है। अगर ऐसा ना हो तो फिर तो बॉडी में बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएं अगर उनको अपने टारगेट्स पता ना हो तो। सो अब क्या होता है कि वो टारगेट्स बेसिकली वहां पे कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ जो उनको बता रहा होता है, मतलब बॉडी के अंदर कोई नहीं खड़ा जो उनको बता रहा था कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, बेसिकली सेल्स के ऊपर देयर आर रिसेप्टर्स। तो वो रिसेप्टर्स क्या हैं, वो प्रोटीन हैं, और वो फिर उसकी बेस पे हार्मोन परसेप्ट कर लेता है कि ठीक है जी यहाँ से मैंने जाना है। एज फार एज के हार्मोन्स की नेचर इज कंसर्न, तो हार्मोन्स बहुत सारी टाइप के हैं, लिपिड्स होते हैं नेचर में, प्रोटीन्स होते हैं मोस्टली, अमाइनो एसिड्स या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं। हार्मोन्स की बहुत वास्ट नेचर है, ये आप केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में देखेंगे। फोर्थ जो हमारे पास प्रोटीन्स का फंक्शन है दैट इज एज एंटीजेंस। Some proteins are there to work as antigens. Okay, अब एंटीजेंस की बेसिस के ऊपर कैसे कि दे रिकॉग्नाइज इफ देयर इज समथिंग कमिंग व्हिच इज लाइक नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी। एंटीजन हम उसी चीज को कहते हैं जो हमारे पास, जो हम फॉरेन एजेंट्स को एंटीजन बेसिकली कहते हैं। कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगल स्पोर है आपकी बॉडी के अंदर आ गया, तो आपकी बॉडी उसको इंडिकेट करती है कि ये एक एंटीजन है। अब प्रोटीन्स आर वर्किंग लाइक एंटीजेंस एंड दे आर गोइंग टू मेक एन इंटरेक्शन बिटवीन दी सेल्स। वो एंटीजेंस के तौर पे बिहेव करती हैं और वो सेल्स को अर्ज करती हैं टू बाइंड विद और टू रिएक्ट विद सम अदर सेल्स। अब ये चीज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन और सेल टू सेल कम्युनिकेशन के अंदर, ये जो एंटीजेंस वाला फंक्शन है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एक और बात डिस्कस की थी ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। तो वहां पे मैंने आपको एक पॉइंट लिखा था कि दीज आर वर्किंग लाइक सेल सरफेस मार्कर्स, और मैंने कहा था कि ये भी आगे आ जाता है। तो हमने पहले लिपिड के फंक्शन डिस्कस किए, फिर हमने प्रोटीन्स के फंक्शन डिस्कस किए।
अब जब कार्बोहाइड्रेट्स की बारी आई तो हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। यूजुअली या तो वो मेम्ब्रेन की प्रोटीन के साथ अटैच है मेकिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स, या वो मेम्ब्रेन लिपिड्स के साथ अटैच है मेकिंग ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं यानी कार्ब्स जो हैं हमारे पास कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, इनका क्या फंक्शन है? हम कहते हैं कि दीज आर वर्किंग लाइक सेल सरफेस मार्कर्स। अच्छा, अब सेल सरफेस मार्कर्स का क्या बेसिकली मतलब है? देखें जी, ये मार्कर है मार्क करने के लिए, इसको हम मार्क करने के लिए यूज करते हैं सेल सरफेस यानी सेल की सरफेस पे, ठीक है, लेकिन वो ऐसा मार्कर नहीं है। अब सेल सरफेस मार्कर्स का क्या मतलब है? दीज आर जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे शॉप्स के टैग्स होते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको कपड़े चाहिए तो आप कभी भी बाटा में नहीं जाएंगे, वो उसकी शॉप का टैग आपको बताएगा कि ये शू शॉप। सो अब क्या है हमारे पास कि जो बिल्कुल ऐसे ही इसी रूल पे काम करते हैं। जैसे आप कॉलेज आए, अब हर क्लास के बाहर टैग लगा हुआ है अगर कि ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, तो प्रोबेबली ये कि आप किसी भी गलत क्लास में नहीं जाएंगे, अपने इररेलेवेंट किसी सेक्शन में नहीं चले जाएंगे अगर वो मार्क हुआ है। तो दीज आर बेसिकली वर्किंग लाइक दैट। सो इसी की बेसिस पे ये होता है कि रिएक्शंस इतने अप्रोप्रिएटली बॉडी के अंदर चलते हैं और मतलब टिश्यूज जो हैं वो अपने प्रॉपरली फंक्शंस करते हैं जिसके लिए वो डिजिग्नेटेड हैं या स्पेसिफाइड हैं। ठीक हो गई बात? तो अब हमने अलग अलग चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। सो नाउ आफ्टर अ लिटिल वाइल हम मेम्ब्रेन के ओवरऑल फंक्शंस की तरफ भी जाते हैं कि व्हाट मेम्ब्रेन इज डूइंग एक्चुअली ओवरऑल। Okay, so what membrane is basically going to do in order to have a proper cellular interaction and in order to have a proper tissue system then, और फिर जाहिर है बहुत सारे टिश्यूज जब मिलते हैं तो दे आर मेकिंग ऑर्गन्स और सिस्टम्स आगे, तो फिर इसी तरह से सारा बॉडी का जो सिस्टम है दैट इज गोइंग टू वर्क, कोई भी लिविंग बॉडी है अगर तो। ओके, अगर हम सेल मेम्ब्रेन के बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं कि व्हाई दिस इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद दी सेल, क्यों मटेरियल्स लेने और रिलीज आउट करने की इतनी ज़रूरत है, तो बेसिकली वो सेलुलर इंटरेक्शन के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन फॉलो कर रही है बेसिकली क्या क्या फंक्शंस हैं इसके? नंबर 1, दिस इज गोइंग टू गेट न्यूट्रिएंट्स, जो सेल को चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स इसने एनवायरनमेंट से लेने हैं और जाहिर है उसके लिए जो पैसेज वे है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। नंबर 2 क्या है जी? एक्सक्रीट आउट अननेसेसरी और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो सेल के लिए टॉक्सिक हैं, अगर वो सेल में एक्यूमुलेट हुए रहेंगे तो दैट विल कॉज अ टॉक्सिन इफेक्ट ओवर दी सेल, तो उनको सेल ने रिलीज आउट करना है। सेल मेम्ब्रेन ने फर्दर क्या करना है? इट इज गोइंग टू मेंटेन द पीएच इनसाइड द सेल। जाहिर चीज़ें जब अंदर आएंगी, कोई एसिडिक चीज़ अगर अंदर आ रही है तो जो सोल्यूट की कंपोजिशन है, जो प्लाज्मा की कंपोजिशन है सेल साइटोप्लाज्म की, दैट वुड गेट चेंज, और अगर वो चेंज हो गई है तो जो एंजाइम सेल के अंदर काम कर रहे हैं वो अगर उस पीएच पे वर्क नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सेल की एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। तो दैट इज व्हाई इट हैज टू फंक्शन टू लाइक मेंटेन द पीएच फॉर अ प्रॉपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी टू बी टेक प्लेस विद इन दी सेल फर्दर। अच्छा, नंबर 4 पे क्या है जी? इट हैज टू मेंटेन अ बेसिक आयनिक ग्रेडियंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ दी सेल, एक बेसिक आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करना। नंबर 5 हमारे पास ये जो आयनिक ग्रेडियंट है ये क्यों मेंटेन होगा? फॉर नंबर 5 नहीं, इसको इसी के साथ ही एक्सप्लेन करने, फॉर द प्रॉपर मस्कुलर एंड नर्वस एक्टिविटीज़। डिफरेंट जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ हमारी परफॉर्म होती हैं वो आयनिक ग्रेडियंट के इस्टेब्लिश होने से ही परफॉर्म होती हैं। तो जो बेसिक एक फंक्शंस हैं वो यही हैं सेल मेम्ब्रेन के। और अगर हम मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसकी वजह से इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड, जो एक पर्टिकुलरिटी है वो बेसिकली इसकी सेमी परमेबिलिटी है। सेमी परमेबिलिटी का मतलब क्या है जी? सेमी परमेबिलिटी का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को इट इज़ गोइंग टू अलाउ कि ये सेल के अंदर आएँ और कुछ चीज़ों को इट्स नॉट गोइंग टू अलाउ, ये उनको रिस्ट्रिक्ट कर देती है चीज़ों को मूव करने से। अच्छा, अब जिन चीज़ों ने मूव करना है, या अगर हम सेमी परमेबिलिटी को देखें तो हम ये कहते हैं कि जो चीज़ें लिपिड सॉल्युबल हैं दे आर ईजी टू कम इनसाइड दी सेल, वो आसान है उनके लिए आना, बिकॉज मेम्ब्रेन का जो बेसिक फ्रेमवर्क है दैट इज ऑल लिपिड। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो लिपिड टाइप की जो चीज़ें हैं, लिपिड सॉल्युबल जो चीज़ें हैं वो आपके पास इजीली आ सकती हैं। आयंस जैसे दे कैन इजीली मूव, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास उनके लिए मूव करने में देयर इज अ डिफिकल्टी। तो वो उस डिफिकल्टी को सेटल आउट करने के लिए फिर हमारे पास कैरियर प्रोटीन हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स भी हैं।
अच्छा, what are the processes which cell membrane is like occupying in order to possessing, in order to have the proper environment inside? So उसके लिए क्या है जी हमारे पास कि हम दो टाइप्स में इनको डिवाइड करते हैं. टोटल 4 प्रोसीजर्स हैं, दो टाइप में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू कि वो प्रोसीजर्स जो एनर्जी जिनमें रिलीज होती है या जिनमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, सेल अपनी एनर्जी को खर्च नहीं करता उनके ऊपर, और एक वो प्रोसीजर्स की टाइप है जहां पे सेल इज गोइंग टू यूटिलाइज इट्स एनर्जी. ओके, मैं इसको एनलिस्ट कर लेती हूँ पहले, फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं. नंबर 1 पे जो कॉमनेस्ट वन है दैट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का क्या मतलब है? यूजुअली ये गैसेस के लिए टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सपोज सेल के अंदर और बाहर. तो गैसेस डिफ्यूजन के प्रिंसिपल, जैसे हमारे लंग्स हैं तो लंग्स में डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे काम होता है ना, यानी हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं. तो बेसिकली डिफ्यूजन हमारे पास है एक टर्मिनोलॉजी. उसके अलावा वी आर हैविंग ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टुवर्ड्स अ लोअर, और किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब वाटर क्रॉस करता है. तो नंबर 3 पे हमारे पास एक प्रोसीजर है जी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप इसको कह लें. और नंबर 4 पे वी आर हैविंग बल्क ट्रांसपोर्ट. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि चीज़ों का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करना, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट. अब बेसिकली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसने मूव करना है तो उसके लिए डेफिनेटली एनर्जी इज रिक्वायर्ड. जब आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे होते हैं तो सेल को अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ती है. इसी तरह अगर हम बल्क ट्रांसपोर्ट को देखें तो बल्क ट्रांसपोर्ट में मेरे पास दो चीजें हैं. नंबर 1 इज द एंडोसाइटोसिस और नंबर 2 इज द एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, साइटा हम सेल को कहते हैं, एंडो अंदर और एक्सो बाहर. तो जब सेल इज गोइंग टू टेक समथिंग इनसाइड तो हम उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस है ये. और जब सेल ने एनर्जी यूज करके किसी चीज को वेव ऑफ करना है, एलिमिनेट आउट करना है, सेल इज गोइंग टू गेट रिड ऑफ समथिंग, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक्सोसाइटोसिस. फिर आगे उसमें डिवीजन है फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस. फैगोसाइटिक का मतलब होता है कि कोई सॉलिड चीज जब सेल पिकअप कर रहा होता है तो, और पिनोसाइटोसिस का मतलब है कि लिक्विड कोई मटेरियल जब सेल टेकअप कर रहा होता है. अब इनमें से ये दोनों जो प्रोसीजर हैं इसमें सेल को कोई एनर्जी यूज करने की जरूरत नहीं है, सेल अपनी एनर्जी यूटिलाइज नहीं करता. और ये जो दोनों प्रोसीजर्स हैं यहाँ पे सेल इज गोइंग टू यूटिलाइज इट्स एनर्जी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस you can ask in your related query session. Thank you.